हाय स्टूडेंट्स, मैं जय सौरथ और स्वागत है आपका अपनी ओन अकेडमी में। तो स्टूडेंट, आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का चौथा दिन है और आज हम इसमें कवर करेंगे वर्ब और व्हाट इज सेंटेंस और सेंटेंस फॉर्मेटिंग रूल। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। बस आपको क्या है कि जो वो वीडियो है वो भी आपको ज़रूर देख लेनी है। उनमें मैं कवर करवा चुका हूँ बेसिक ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। अगर आप डेली वाइज वीडियो अगर देखते रहेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप इंग्लिश ज़रूर सीख जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्कूल में पढ़ने वाले ही स्टूडेंट देखें, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उपयोगी हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी यूजफुल है ये सारी चीज़ें। इंग्लिश ग्रामर क्लास सेकंड से लेकर 12th BA जो भी कुछ ग्रेजुएशन तक आप करते हो तो इंग्लिश ग्रामर हमेशा साथ आती है। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से करना, रटना नहीं है, इनको समझना है। नोट को आपको एक नोट अपने साथ लेके बैठना है, नोट बुक कोई भी, और उसमें इनको आपको नोट करते रहना है ताकि बाद में आप कोई रिवीजन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना है। क्योंकि जैसे आपको सभी को पता है फिलहाल लॉकडाउन चला हुआ है और लॉकडाउन में आपको घर पर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, इन चीज़ों को नहीं भूलना है और पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। साथ के साथ आप पढ़ते भी रहना ताकि आपको अगली क्लास में जाके प्रॉब्लम ना आए आपकी अगली क्लास में। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब आगे हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज वर्ब क्या होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं इस एग्जाम्पल को। सपोज यू आर लाइंग ऑन द बेड एंड मिसिंग समवन। सपोज करो कि तुम बेड पे लेटे हुए और किसी चीज़ को मिस कर रहे हो। यू माइट थिंक ऑफ डूइंग और नो फिजिकल वर्क, और तुम सोच रहे हो कि इसको फिजिकल वर्क ना किया जाए, बट स्टिल यू मस्ट रिमेंबर, और तुम इस चीज़ को याद करे जा रहे हो, दैट योर ब्रेन इज फंक्शन। इसका मतलब क्या, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। हैंस सच ए वर्क मिस। अब यहाँ पे वर्क क्या है, इसलिए यहाँ पे वर्क क्या है, मिस। मिस क्या है, वर्क है। इवन इफ बीइंग परफॉर्म बाई योर ब्रेन, इसका मतलब क्या, तुम्हारे दिमाग के द्वारा भी कोई कुछ काम अगर किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, तो इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए वर्ब। वर्ब एक नॉर्मली बताता हूँ होता क्या है। वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जिससे हम किसी भी चीज़ के एक्शन के बारे में बात करते हैं, पता करते हैं, या फिर स्टेट, उसकी अवस्था के बारे में पता करते हैं। जो भी हम काम कर रहे होते हैं, कुछ भी काम, बोलना, लिखना, जाना, कूदना, भागना, एक्शन वर्ड जितने भी होते हैं उन सभी को हम वर्ब कहते हैं। सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। अब देखो, इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले नाउन के ऊपर। रामा क्या है, रामा एक नाउन है। रामा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्लेइंग क्या है, खेल रहा है। क्या काम कर रहा है, रामा खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। मीनू इज डांसिंग, मीनू डांस कर रही है, तो डांसिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वर्ब हो जाएगी। अब जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, अयांश को सो रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है अयांश और वर्ब है सोना। अब यही मैंने आपको बताया है, कुछ काम करना, जो भी वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, वो सो रहा है। यहाँ पर इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी मिलती है। सब्जेक्ट के कार्य मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वाक्य में जो काम कर रहा होता है, या जैसे ही सी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। अब क्या काम कर रहा है, वो सो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे हमें सब्जेक्ट की जानकारी मिलती है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट सोने का कार्य कर रहा है। अयांश इज 8 month ओल्ड, अयांश 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि वर्तमान अवस्था की जानकारी। वर्तमान अवस्था मतलब क्या है, अब यहाँ पर देखो, अयांश इज 8 month ओल्ड। अब यहाँ पे अयांश क्या है, एक नाम है, ये मतलब ये क्या है, एक नाउन है। अब नाउन क्या काम क्या है उसमें, अब वो काम तो इसमें दिखा नहीं रखा, उन्होंने क्या कर रखा है, वो 8 महीने का है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक अवस्था की जानकारी मिल रही है, उसकी स्टेट की जानकारी मिल रही है, वो किस स्थिति में अभी है। अयांश विल बी 8 month ओल्ड, अब वो 8 महीने का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि उसके समय की और अवस्था की जानकारी मिल रही है। दो ही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। जो ये वर्ब होती है वो क्या होती है, एक एक्शन वर्ड होते हैं और एक स्टेट की, हमें ऑब्जेक्ट के स्टेट की जानकारी देते हैं। समझ में आ रहा है ना। इस चीज़ को अच्छी तरह समझना। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपको मैं वहाँ पे जरूर उसका आंसर दूंगा। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो ऐसे वाक्य टेंस में आते हैं। और जिन वाक्य, देखो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को समझो। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो टेंस में आते हैं। और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा हो, केवल सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताया गया हो, ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस में आते हैं। देखो टेंस क्या होता है,
काल होता है। अब सेंटेंस क्या होता है, वाक्य होता है। समझ में आ रहा है ना। दोनों तरह के वाक्यों को आप आगे आने वाले चैप्टर्स में विस्तार से पढ़ सकेंगे। जो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा उनमें आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि टेंस में और सेंटेंस में क्या अंतर होता है और कैसे कैसे हमें इनके बारे में पता चलता है। फिलहाल हमें एक चीज़ याद रखनी है, जिसमें वाक्य में जिस काल में वाक्य में सब्जेक्ट की कोई कार्य न कर रहा है तो वहाँ पर क्या करेंगे, अवस्था स्थिति के बारे में बताया गया है, वो सिंपल सेंटेंस पाएंगे। और जिसमें सब्जेक्ट की कार्य की करने के पता चलता है वो टेंस में आएगा। ठीक है। अब क्रिया दो प्रकार की होती हैं। पहली मुख्य क्रिया, जिसको बोलते हैं मेन वर्ब। दूसरी होती है सहायक क्रिया, जिसको बोलते हैं हम इसमें हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। अब मुख्य क्रिया क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। देखो यहाँ पर तो बहुत लंबा दिया हुआ है, थोड़ी सी बात मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मेन वर्ब वो होती है जिससे हमें वाक्य में पता चलता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या काम कर रहा है, एक्शन वर्ड और स्टेट। ये तो हो गया हमारी मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया होती है जिससे हमें वाक्य के काल का पता चलता है, ये वाक्य कौन से काल का है। समझ में आया। सहायक क्रिया से पता चलता है जो ये वाक्य बनाया गया है ये कौन से काल का है। अब कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने लिखा राम खाना खा रहा है, ये कौन सा काल है, वर्तमान का हो गया, प्रेजेंट का हो गया। राम खाना खाएगा, ये कौन सा, भविष्य हो गया, फ्यूचर का हो गया। अब देखो गा गे गी, भविष्य, रहा रही रही, या फिर ये कौन सा हो गया, वर्तमान प्रेजेंट। था थे थी, पास्ट का हो गया। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है यही यहाँ पे लिखी हुई हैं, एज एम आर। एज एम आर कौन से में यूज होते हैं, प्रेजेंट में। वाज वर्ब कौन से में यूज होते हैं, पास्ट में। और हैड भी पास्ट में। हैज़, हैव, डू डज कौन से में होते हैं, प्रेजेंट में। डिड पास्ट में, विल फ्यूचर में। समझ में आया। यही यहाँ से पता चलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा बता रहा हूँ, जो मेन वर्ब का काम होता है वाक्य में क्या काम किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, और हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है, वाक्य कौन से काल में बना है, इससे ये पता चलता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। अब बहुत से लोग कहते थे मेन वर्ब की 4 फॉर्म होती है, वो कंफ्यूज करने वाली बात है। मेन वर्ब की 3 ही फॉर्म होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे इन चीज़ों को थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब देखो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना वर्ब के यहाँ पे, ये तो थोड़े से एक एग्जाम्पल हैं। वर्ब तो बहुत सारी हैं, जितनी आप वर्ब याद कर लोगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा। इससे देखो 2 फायदे होंगे, इससे आपको वोकेबलरी भी अच्छी बनेगी और आपको एक सेंटेंस, जब आप टेंस सीखोगे और सेंटेंस बनाओगे तो वहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता होगी तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। जितनी भी ज़्यादा आप हेल्पिंग वर्ब सीख सकते हो डेली, कम से कम मैं बताता हूँ आपको 3 वर्ड नए आपको अपनी लाइफ में डेली सीखने चाहिए। 3 वर्ड, देखो जीवन में कभी भी हमें सीखना बंद नहीं करना है, सीखते रहना है। इंग्लिश सीखनी है ना तो वोकेबलरी को मजबूत करो, वोकेबलरी का बेस मजबूत करो। उससे क्या होगा, आपको ना अगर वोकेबलरी मजबूत है और सेंटेंस और टेंस आप सीख गए तो आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ब की। वर्ब जितने भी आप पढ़ लोगे उतना ही अच्छा है। डेली 3 नए वर्ड कम से कम पढ़ो, सीखो 3 वर्ड नए कम से कम, और उसकी पूरी चीज़ की जानकारी लो। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे गो। गो का हिंदी मतलब होता है जाना। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। मीट, मीट मतलब होता है मिलना। मीट की सेकंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट। कन्फ्यूज नहीं होना, ये थोड़ी सी रटने वाली चीज़ है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लॉजिक दे दूंगा मैं आपको कि नहीं इनको ऐसे याद रखो, नहीं, इनको ऐसा कुछ याद रखने वाली कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इनको तो बस आपको रट लेना है, एक तरह से समझ लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है। और वही है, मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आप एक दिन में सारी रट लो, नहीं, एक दिन में 3 तो कम से कम करो। कम, कम मतलब आना होता है। कम की सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाएगी। लीव, लीव की हिंदी में मतलब होता है छोड़ना। सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट हो जाएगी। फाइंड मतलब पाना, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड। लिव, इसका मतलब रहना, लिव, लिव्ड। गेट मतलब पाना, इसकी सेकंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म गोटन। स्टे, स्टे की मतलब ठहरना, स्टे की सेकंड फॉर्म स्टेड, थर्ड फॉर्म भी स्टेड हो जाएगा। डांस, डांस मतलब डांस करना, डांस्ड, डांस्ड। ठीक है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, इनको ना देखो नोटबुक आपको लेके बैठना है और इनको उतार लेना है आपको अपनी उस कॉपी में, ताकि आप इनको कभी भी याद कर सको, रिवाइज कर सको। अब बात करते हैं हम, वर्ब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वर्ब की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। अब बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मिंग रूल्स। सेंटेंस फॉर्मिंग रूल्स क्या होती है, सेंटेंस क्या होते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे व्हाट इज सेंटेंस। अब सेंटेंस का रूल हम पता कर लें और हमें ये पता नहीं है सेंटेंस होता क्या, तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस क्या होते हैं।
वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, वहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू दे चुका हूँ, डीपली यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले लेटर आता है, लेटर मतलब क्या होता है, अक्षर ABCD। फिर आता है वर्ड, एक से ज़्यादा जहाँ पे अक्षर मिले हुए हों वो वर्ड बन जाता है, और जहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड मिले हों वहाँ पे वो सेंटेंस बन जाता है, जिसको हम वाक्य बोलते हैं। वी यूज लैंग्वेज टू एक्सचेंज मैसेज विद अदर, हम लैंग्वेज भाषा का उपयोग करते हैं एक दूसरे से अपना वार्तालाप करने के लिए। एवरी लैंग्वेज प्रोवाइड द यूजेज ऑफ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड टू कम्युनिकेट। कलेक्शन ऑफ वर्ड मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, एक वाक्य बनाया, जैसे मैंने कहा राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, ये एक वाक्य है, इसमें एक से ज़्यादा वर्ड है तो एक सेंटेंस बन गया। सच कलेक्शन ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट complete message is known as sentence. In a sentence we can mention any person, object एंड प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन। जो सेंटेंस होता है उसमें किसी इंसान का जिक्र आ सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, और वो किसी का हमें डिस्क्रिप्शन दे सकता है। जो एक वहाँ पर सेंटेंस में जो वर्ड यूज कर रहे हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस होते कितने प्रकार के, यहाँ पे जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ज़्यादातर चार, मतलब जो मैक्सिमम यूज करते हैं नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस यूज टू डिस्क्राइब समथिंग या फिर एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस आर नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे या किसी चीज़ के बारे में एक तरह से डिक्लेरेशन दे रहे हो, या फिर अपनी जो एक्सेप्टेंस है, जो अपनी स्वीकृति करते हैं किसी भी चीज़ की कर रहे हों, तो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। याद रखना है डिक्लेरेटिव और असर्टिव एक ही होता है। सेंटेंस ऑफ दिस टाइप आर यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और इन्फॉर्म अबाउट इट स्टेटस। या तो हम किसी चीज़ का वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, या फिर किसी की इन्फॉर्मेशन देता होता है किसी भी स्टेटस के बारे में। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल ले रखा है, दिस इज़ अ गुड बुक। अब हमें एक बुक के बारे में बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, थोड़ी सी उसकी जो स्टेटस को, उसका जो उसका स्टेटस है उसके हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसकी, बुक की। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो, दिस इज़ अ गुड बुक, ये एक अच्छी बुक है। माई हाउस इज़ इन बिलासपुर। अब मेरे घर के बारे में बता रहा है, मेरा घर बिलासपुर में है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे घर की बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है वो, मेरा घर बिलासपुर में। ऐसे यहाँ पे ये बुक की बात कर रहा है, बुक की क्या बात कर रहा है कि ये बुक अच्छी है। समझ में आया डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस एक्वायर अबाउट सम और आस्क ए क्वेश्चन एज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिस वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे हम किसी से कुछ काम के लिए पूछते हैं, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस आल्सो कॉल्ड एज ए क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर यूज टू मेक एन इंक्वायरी। ज़्यादातर इंक्वायरी के लिए यूज किए जाते हैं। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपका क्या नाम है, आप कौन हो, मतलब इस प्रकार के ये प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब भी कभी बात की जाए तो क्वेश्चन मार्क लगाना हमें नहीं भूलना है। अगर क्वेश्चन मार्क हम लगाना भूल जाएंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, खराब, बेकार फिर वो। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव से पता चलता है ऐसा सेंटेंस जहाँ पे नहीं का इस्तेमाल किया जाता हो। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खा रहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, जहाँ पे नहीं आ जाए तो क्या हो जाएगा वो, सॉरी ये एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, ये मैं नेगेटिव पे चला गया था, सॉरी। ये इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल हैं। व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से हो, मतलब जहाँ पे क्या आ जाए स्टार्टिंग में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ऐसे हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम किया है, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इसमें प्रश्न पूछा गया है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस यूज टू कमांड अ रिक्वेस्ट टू डू समथिंग। इम्परेटिव सेंटेंस में आता है जैसे जिस किसी को हम कमांड दे रहे हों या फिर किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग। इस प्रकार के सेंटेंस हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। इट कुड बी आइदर ए रिक्वेस्ट और ए कमांड। वे तो या तो एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है या फिर किसी को कमांड भी दिया जा सकता है। कैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें ऐसे भी कहा जा सकता है प्लीज़ बैठ जाओ, या ऐसे भी कह सकते हैं एक गिलास पानी भर के ले आओ। रिक्वेस्ट में तो प्लीज़ ही बोलेंगे ना, प्लीज़ बैठ जाओ, प्लीज़ एक गिलास पानी ले आओ, ये तो एक रिक्वेस्ट, बट कुछ ना कुछ करने के लिए तो बोल रहे हैं ना उसको, या फिर उसको कमांड देंगे जाओ खाना खा लो, जाओ बैठ जाओ। तो इस प्रकार का ये इम्परेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस शो अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्वेस्ट वाइल द सेकंड इज कमांड। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल ले रखे हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं। ये यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, यहाँ पे प्लीज़, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ कम
होम बिफोर सनसेट, कृपया सूर्यास्त से पहले घर पर आ जाना। इसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की है, एक प्रकार से उन्होंने बोला ही तो है ना, आ जाना। तो क्या है ये, उसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कंप्लीट यूर वर्क नाउ, ये क्या होगा, कमांड दे दिया, अपना कार्य अभी पूरा करो, ये क्या है, कमांड में आ जाता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट आर स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ सडनली एक्सपीरियंस्ड इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस, सोरो एटसेट्रा, और नोन एज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको विस्मयादि बोल सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जब कभी भी एक चौंकने वाली बात आ जाए, भौचक रहने वाली बात आ जाए, एकदम कोई खुशी वाली बात आ जाए, या कोई घबराने डरने वाली बात आ जाए, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिया जाता है। हमेशा हमें याद रखना है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमारा चिन्ह है, और इस चिन्ह को हमें नहीं भूलना है, ठीक है। अब जहाँ भी जैसे क्वेश्चन मार्क में बताया था, अगर क्वेश्चन मार्क पीछे वो क्वेश्चन नहीं लगाओगे इंट्रोगेटिव में, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी में अगर ये सिंबल नहीं लगाओगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको याद रखना है हमेशा। अब बात करते हैं, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे इसको एक बार देख लेते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस द सेंटिमेंट व्हेन यू सडनली रिसीव अ गुड और ए बैड न्यूज। ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर कोई अच्छी बुरी खबर मिलती है जो हम उसमें एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, जो हम उसमें साइन देते हैं, उससे होता है। सच सेंटेंस आर रेफर टू एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग आर एंड, ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लगाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम, वो तो सेंटेंस की बात हो चुकी है, मैंने आपको सेंटेंस बता दिया 4 प्रकार का होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है। उसके बाद सेंटेंस की बात कंप्लीट हो चुकी है, इससे पहले वर्ब मैं आपको करवा चुका हूँ। अब बात करेंगे इसमें सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव सेंटेंस। अब ये सिंपल सी बात ली हमने यहाँ पे, सेंटेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या आता है, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की जरूरत होती है। पहला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता कौन होता है, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। अब हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, वाक्य की। जो एक वाक्य बनता है, एक वाक्य को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें जरूरत होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो वाक्य में काम करने वाला होता है। मैंने आपको वर्ब क्लियर करवा दी है। वर्ब क्या होती है, 2 प्रकार की, आप बता रहे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिससे हमें पता चलता है वाक्य कौन से काल का है। ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी। और मेन वर्ब क्या आएगी, वाक्य में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, जो करता है उस वाक्य में वो क्या काम कर रहा है, क्या होगा, मेन वर्ब आएगा। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा है वो किस चीज़ के द्वारा कर रहा है, पर किस चीज़ के लिए कर रहा है। एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, किसान खेत में हल चला रहा है। इस चीज़ को सुनो, किसान खेत में हल चला रहा है। तो इसमें किसान क्या है, सब्जेक्ट है, रहा है तो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब क्या है, चलाना, हल, ये क्या होगी, मेन वर्ब। कहाँ पे चला रहा है, खेत में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे ये तो सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। एक सेंटेंस में नेगेटिव भी होता है, जो मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नोट लगा देते हैं, एडेड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। याद रखना है स्टूडेंट, इसको भूलना नहीं है, रटना नहीं है। जो नोट होगा कहाँ पे लगाया जाएगा, हमेशा यहाँ पे एक प्लस का निशान ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे हम नोट लिख देंगे। समझ में आया। अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ओनली पोजिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज चेंज एंड प्लेस इन द बिगनिंग। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या स्टूडेंट, ये है। अगर जहाँ पे हम प्रेजेंट पूछ रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठ के सबसे आगे आ जाएगी ऑब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के आगे, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। समझ में आया। पहला क्या था हमारा, पहला ए सिंपल वाला बता दिया है, नेगेटिव वाले में बता दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव में नोट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे लग जाएगी, सब्जेक्ट से आगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में
देखो इंट्रोगेटिव की बात आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे चली जाएगी, और नेगेटिव में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेन वर्ब से पहले नोट लग जाएगा। समझ में आया। अब एग्जाम्पल ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले बताए थे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल हैं, और इनसे यही पता चलता है कि हमारा जो वाक्य कौन से काल का बना हुआ है। अब टाइप ऑफ सेंटेंस रूल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तीनों मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जाएगा, फिर यहाँ पे नोट आ जाएगा, फिर यहाँ पे मेन वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव में सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर क्या होगा, अगर कोई मेन वर्ब है मेन वर्ब आएगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट। इन चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है, अच्छी तरह से देख लेना है, भूलना नहीं है। नोट आपको साथ के साथ बनाते रहना है। कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। मेरा मेन मोटिव है आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को सीखो, आप घर पे हो आराम से बैठ के तसल्ली से, आप चाहे दिन में एक टॉपिक पढ़ो, बट पढ़ो अच्छी तरह से उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अब 4 हो गए। पहला है सिंपल का, अंग्रेजी एक आसान भाषा है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अंग्रेजी, इंग्लिश। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी, लास्ट में क्या आ रहा है, ह, तो है के लिए क्या लगाते हैं, इज। समझ में आया। अंग्रेजी के लिए इंग्लिश आ गया, इज हो गया। उसके बाद मेन वर्ब, अब इसमें कोई मेन वर्ब है तो इसमें क्या है, तो उसकी बात कर रहा है, उसकी स्टेट की बात कर रहा है, कोई वर्क तो कोई हो ही नहीं रहा है, स्टेट क्या बता है, उसकी अवस्था बता रहा है। तो यहाँ क्या आता है, एक आसान भाषा है, तो इज एन इजी लैंग्वेज। अब एन क्यों आया, एन आया आर्टिकल के हिसाब से। जब आर्टिकल टॉपिक क्लियर करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। अब देखते हैं, अंग्रेजी एक आसान भाषा नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। फर्क क्या पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नोट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, क्या अंग्रेजी एक आसान भाषा है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे इज है, तो इज को हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे आगे रख दिया, बाकी सेम टू सेम सारा सेंटेंस ऐसे रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ में आया। बात करते हैं आगे, क्या वह हमारा किराएदार नहीं था। अब ये देखो यहाँ पे था आ गया, था कौन से सेंटेंस में आता है, हाँ जी, था कौन से में आता है, पास्ट में। तो पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाज या वर यूज करते हैं या हैड यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब ये कहता है नहीं था, टेंस समझेंगे तो वहाँ पे अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ कैसे लगानी है। तो फिलहाल इतना समझ लेते हैं, इससे पता चल रहा है था से था के लिए वाज आता है, वाज क्या होगा, सबसे आगे लग जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी आ रहा है, वाज सबसे आगे लगा दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इसमें वह, सब्जेक्ट वह है ना, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन की वीडियो मैं बना चुका हूँ, नाउन प्रोनाउन की वीडियो आप जरूर देख लेना, वहाँ से अच्छे से। देखो मेरा मेन मोटिव ये है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप पहले ना, मेरी वीडियो बना चुका हूँ मैं, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 के टाइम मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेशन किए हुए हैं। तो आपको अगर स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखनी है, डीपली इंग्लिश बोलना लिखना सब कुछ आपको सीखना है, तो आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखें, मैं गारंटी देता हूँ आप जरूर इंग्लिश सीख पाएंगे, ठीक है। मिस मत करो कुछ भी, कंप्लीट सीखो अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्या वह हमारा किराएदार नहीं है, तो था यहाँ पे है, तो था कि हम क्या करें, आगे रख देंगे, ये वह क्या प्रोनाउन है, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा, फिर क्या नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नोट आ जाएगा, अवर सेंटेंस हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमने आगे कर दी, नोट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे आगे ले गए तो ऑब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। पिछले साल फसल बहुत अच्छी थी, द क्रॉप वर वेरी गुड लास्ट ईयर। सिंपल है ना ये तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो में कवर करवाया मैंने वर्ब, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और रूल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अगर आपको इन 3 टॉपिकों में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको लगा है कि इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके व्हाट्सएप नंबर हैं, आपने सर्कल बनाया हुआ है स्टूडेंट्स का, तो आप वहाँ पे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और वो भी कुछ सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।